हैं सेक्शन 17 सेक्शन 16 तक, जो आज अपने चालू करेंगे। नहीं मतलब वैसे आज अपने दोबारा चालू ही करेंगे ना 17 को, सॉरी 17 तक हो गए, 18 से चालू करेंगे, सॉरी 17 तक हो चुके हैं, नया चैप्टर जो है 18 से चालू होगा, तो आज अपने दोबारा लगभग उसी से ही चालू करेंगे। ठीक है, आप पिछले लेक्चर देख लेना, अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो कभी भी पूछ लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आप लोग को दोबारा बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो सब्जेक्ट हो चुका है वो दोबारा नहीं हो। आप लोग का जो भी, जैसे मॉर्निंग वाला बैच है उसका अपना सिलेबस है, कि जो शाम वाला बैच है उसका अपना सिलेबस है, तो वो सब्जेक्ट जैसा साइकिल बनेगा वैसे उसके अंदर रिपीट होगा। ऐसा नहीं है कि वहां करवा दिया तो यहाँ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग को एक्सेस सभी बैचेस का है, बट अब हर बैच अपने आप में अलग बैच चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम क्लास। चलिए जी, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो अपने पढ़ रहे थे पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर हमारा टॉपिक कुछ ये था कि भाई कब जो है पार्टनर्स लायबल होते हैं किसी थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन वो आदमी जिसका फर्म से कोई लेना देना नहीं, वो बंदा जो ना तो पार्टनर है, ना ही जो पार्टनर है उनका कोई एजेंट है, उनका कोई एम्प्लॉय है, ऐसा कुछ भी नहीं। इन शॉर्ट, जिसके साथ पार्टनर्स व्यापार कर रहे हैं उसकी बात हम यहाँ करते हैं। या फिर हम ये बोल देते हैं इन शॉर्ट कि भैया कब जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो कब लायबल होती है। कैसे भी बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो कि पार्टनर्स कब लायबल होते हैं थर्ड पर्सन को, चाहे ये बोल दो कि भैया पार्टनर्स एक दूसरे को कब लायबल होते हैं। इन सब के लिए हम ये वाला जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे अपने वो पढ़ते हैं या वो कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर अभी तक हम जो बात कर चुके हैं। हमने ये बात की कि भैया ऐसा है, कोई भी जो पार्टनर होता है वो फर्म का क्या होता है, एजेंट। पार्टनर क्या होता है, फर्म का एजेंट, जिसका मतलब ये है कि इस पार्टनर द्वारा किए गए कोई भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य का मतलब है जो बिजनेस से कनेक्टेड हो। अब बिजनेस तो है, अब बिजनेस तो है कपड़ों का, कोई भी ऐसा कार्य जो बिजनेस से कनेक्टेड हो। अब बिजनेस तो है कपड़ों का, बिजनेस क्या है, मान लो कपड़ों का। तो भैया बिजनेस से कनेक्टेड अगर कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी ऐसा काम जो हम बोल सकते हैं कि भाई व्यापार की दृष्टि से उसके उस फर्म के लिए जरूरी है, तो फर्म लायबल है। अब मान लो कपड़ों का व्यापार है, इसने खुद का भी एक कोई पर्सनली कोई रेस्टोरेंट खोल रखा है, अब इस काम के लिए फर्म लायबल नहीं होगी। तो हम बोलते हैं कोई भी ऐसा कार्य जो बिजनेस से कनेक्टेड है, उस काम के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल है। पूरी की पूरी फर्म का मतलब है ऑल पार्टनर्स। एक पार्टनर के किए गए कार्य के लिए जो फर्म से कनेक्टेड है उसके लिए सभी पार्टनर्स लायबल होते हैं। ये हमारी बात बोली जाती है सेक्शन 18 में। अब यहीं से एक बात आती है कि भैया ठीक है, फर्म है, इस फर्म में 3 पार्टनर हैं, फर्म का नाम है एपेक्स एंड कंपनी। 3 पार्टनर है, बिजनेस किस चीज का है साहब, मान लो बिजनेस है रेस्टोरेंट का। किसी आदमी को इन्होंने खाना दिया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, वो केस करना चाहता है। हमारे पास फैक्ट है कि भैया ये 3 पार्टनर हैं, जो ये ए है यही सब संभालता है, बी और सी तो बस इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, पार्टनर है पर आते नहीं है। अब जिसको मान लो जिसको भी फूड पॉइजनिंग है उसका नाम था पी। अब बात तो ये बनती है कि भैया क्योंकि ये ए पार्टनर है, इसने जो भी काम हुए हैं वो फर्म के बिजनेस के पार्ट है, तो पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। मतलब ये पी पूरी की पूरी फर्म ए बी और सी इन सब के खिलाफ केस कर सकता है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या पी इन तीनों के खिलाफ ही केस करेगा एक साथ, मतलब एक साथ केस करना जरूरी है, जिसमें हम बोलते हैं फर्म के खिलाफ, या वो किसी भी एक पार्टनर के खिलाफ भी कर सकता है। बताइए, पूरी की पूरी फर्म के खिलाफ केस करना जरूरी है या वो किसी भी एक पार्टनर के खिलाफ कर सकता है। कैसे आप बोल रहे हैं,
कोई सेक्शन, कोई पॉइंट, कुछ भी? हम जब ये बात बोलते हैं कि पार्टनर के किए गए कार्य के लिए सभी पार्टनर्स लायबल हैं, मतलब कि ये है कि अगर कोई भी एक पार्टनर, सपोज ए ने गलत खाना दिया पी को, पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी क्योंकि वो फर्म का ही काम है। यहां पर पी पूरी फर्म पे केस कर सकता है। हम क्या बोल रहे हैं, ए के किए गए कार्य के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। पर वहीं पर आपका पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 25 आ जाता है, जो बोलता है ऐसा है भैया, जो पार्टनर्स हैं उनको आप जॉइंटली लायबल भी कर सकते हो, उनको आप सेवरली लायबल भी कर सकते हो। ठीक है बात बनी साहब? ये है कि जो भी बंदा फर्म पे केस करना चाहता है वो पूरी फर्म पे केस कर दे तो ठीक है, वो किसी भी एक पार्टनर पे केस कर दे तो भी ठीक है। सेवरली लायबल का मतलब है कि किसी भी एक पार्टनर को पकड़ लो चलेगा। जॉइंटली लायबल का मतलब है कि संयुक्त तौर पर सभी के सभी पार्टनर्स को आप लायबल उनके खिलाफ केस कर सकते हो। सेवरली मतलब किसी भी एक पार्टनर के ऊपर आप केस कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप चाहे तो किसी एक को पकड़ लो, चाहे तो आप पूरी की पूरी फर्म को पकड़ लो। अब ध्यान देना, दोबारा आते हैं। हम ये बात बोलते हैं कि पार्टनर जो है फर्म का एजेंट होता है, पार्टनर के द्वारा किए गए कार्य के लिए पूरी की पूरी फर्म लायबल होती है, ये हम नॉर्मली बोलते हैं। पर जब हम ये बात बोल देते हैं कि पूरी की पूरी फर्म लायबल होती है, मतलब कि सभी के सभी पार्टनर्स लायबल होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको केस करना है तो फर्म के ऊपर ही करना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो पूरी फर्म के ऊपर केस कर लो, चाहे तो किसी भी एक पार्टनर के ऊपर केस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये ऑप्शन होता है, ये केस करने वाले के पास ऑप्शन होते हैं। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? कोई डाउट नहीं है, कंटिन्यू कर दूं? अब ध्यान देना, एक एग्जांपल है, ये अपने ये वाला उठा लेते हैं। चलो, ए और बी और सी तीन पार्टनर हैं, एपेक्स एंड कंपनी नाम से, रेस्टोरेंट चलाते हैं। ए ने क्या किया, पी को गलत खाना दे दिया जिसकी वजह से पी को फूड पॉइजनिंग हो गई। ए ने खाना दिया, ए ही एक्टिव पार्टनर है। अब पी किसके खिलाफ केस कर सकता है? बताइए। ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, उसमें से एक पार्टनर है ए। पी खाना खाने आता है रेस्टोरेंट में, ए उसको गलत खाना दे देता है और पी को हो जाती है फूड पॉइजनिंग। पी किसके खिलाफ केस कर सकता है? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पी चाहे तो पूरी फर्म के खिलाफ चला जाए, एपेक्स एंड कंपनी, चाहे तो वो ए के खिलाफ चला जाए, ऐसा बोल सकते हैं। अब सपोज पी ने क्या किया ना, वो चला गया ए के खिलाफ, सिर्फ ए के खिलाफ, और उस केस के अंदर कोर्ट ने ए को कह दिया कि नहीं ये नॉट गिल्टी है, नॉट गिल्टी है, फैसला आ गया, कोर्ट ने कह दिया नॉट गिल्टी। पी क्या करता है, फिर फर्म के खिलाफ चला जाता है। कोर्ट कहती है कि ए की कोई गलती नहीं है, या कोर्ट ऐसा बोल देती है अकेले ए की कोई गलती नहीं है। पी क्या करता है, सोचता है कि चलो ए को तो कोर्ट ने बचा लिया, अपने पूरी फर्म के खिलाफ चले जाते हैं, फिर वो पूरी फर्म के खिलाफ केस कर देता है। ऐसा कर सकता है वो? उसने पहले ए के खिलाफ केस किया, ये कोई इसका फैसला आ गया, कोर्ट ने क्या कहा कि ए गिल्टी नहीं है, और अब पी क्या करता है, जब कोर्ट का फैसला आ जाता है पी चला जाता है फर्म के खिलाफ। रीजन, रीजन बिल्कुल सही बात है आपकी, ये भी आपका ग्राउंड सही है। और कोई रीजन, सिंपल भाषा में अगर बात करें, जुडिकाटा तो बिल्कुल है, रेस जुडिकाटा। ये हाँ ठीक है। अब ध्यान देना, हालांकि अपने रेस जुडिकाटा सीपीसी में पढ़ेंगे तो हम ये बात बोलते हैं, एक रेस जुडिकाटा लगेगा जी इसके अंदर, कि आप सेम मैटर पे सेम फैक्ट पे केस पहले कर चुके हैं। एक उसके अलावा एक और चीज, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि भैया जो पार्टनर, जो पर्सन केस करने वाला है वो दोनों में से कहीं भी जा सकता है, या तो तुम पूरी फर्म के खिलाफ चले जाओ या तुम इसके खिलाफ चले जाओ। अब तुम एक तरफ चले गए, तुम दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कि दोनों में चल रहे हो, कि एक केस तो डाल दिए फर्म के खिलाफ, एक केस अलग से डाल दिए के खिलाफ, नहीं साहब ऐसा नहीं।
दोनों में से किसी भी एक में चले जाओ, या तो फर्म के खिलाफ चले जाओ या ए के खिलाफ चले जाओ, मतलब किसी भी एक पार्टनर के खिलाफ चले जाओ। ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमने जिस भी ऑप्शन को यूज कर लिया, बात खत्म। अब तुम ये नहीं कर सकते कि हम तो इसमें चले जाएं, हम इसमें चले जाएं, नहीं। जो हम ये बात बोलते हैं कि जो पर्सन है वो या तो पूरी फर्म पे केस कर सकते हैं या फिर सिर्फ किसी एक पार्टनर के खिलाफ जा सकते हैं, उसमें है ओड। चाहे तो पूरी फर्म के खिलाफ चले जाओ, चाहे किसी भी एक पार्टनर पे केस कर दो, इनमें से आपने जो भी ऑप्शन यूज कर दिया, बात खत्म। अपने इस पे आगे बात भी करेंगे टॉपिक जब आएगा, पर क्योंकि अभी ये मुद्दा उठा तो मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, इस पे इंग्लिश केस लॉ भी है, केस लॉ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वैसे ही टॉपिक के हिसाब से बात करें तो इतना ही। कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि अब आगे बात करें। फिर ऐ नहीं कर सकता ना, ये तो बात कर रहे हैं भैया, तुम पार्टनर के खिलाफ चले गए, केस का फैसला आ गया, अब तुम बोल रहे हो पार्टनर बच गया, मैं पूरी फर्म को लपेट लेता हूँ या मैं किसी दूसरे पार्टनर पे चला जाता हूँ, ये नहीं चलेगा सर। आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी एक तरफ चले जाओ। कानून ने आपको ऑप्शन दिया, आप उसका मिसयूज थोड़ी करोगे। कि कानून ने आपको ये थोड़ी कहा है कि एक काम कर लो, पहले तो तुम इस ऑप्शन में चले जाना, तुमको यहाँ रिलीफ ना मिले फिर तुम इस ऑप्शन में आ जाना, तुमको यहाँ भी रिलीफ ना मिले तुम। सर वो इंडिविजुअली गए थे, आप दो लोगों को फूड पॉइजनिंग करवा रहे हो तो ए का अलग अधिकार बनता है, बी का अलग अधिकार बनता है ना सर, वो तो केस ही अलग हो गए ना। है ना, वो उन्होंने ऐसे किया ना कि वही मैं कह रहा हूँ तेरे को कि वो फिर हस्बैंड अपने साथ अपने, मान लो तूने दो लोगों को मारा, एक बंदे का एक अधिकार बन गया हिसाब से मेरे को पीटा, दूसरे ने एक का अधिकार बना दिया मेरे को पीटा, ये हो गया ना, अलग अलग केस हो गए। 5 लोग, सर वो क्रिमिनल केस है, वो एक ही केस के अंदर आरोपी ज्यादा होते हैं, विक्टिम अगर एक है, आरोपी ज्यादा, तब एक साथ चलता है। सर ऑब्वियस बड़ा ऑफेंस है। चलो आ जाओगे टॉपिक पे, दोबारा ध्यान देते हैं। पार्टनर क्या है, फर्म का एजेंट। मतलब क्या है कि पार्टनर के किए गए कार्य के लिए कौन लायबल होगा, मतलब यही हुआ। अब इसी से हम एक बात उठाते हैं कि मतलब अगर पार्टनर कोई भी काम करता है तो पूरी की पूरी फर्म पे केस करना जरूरी है, पूरी की पूरी फर्म पे, या फिर जिसको हम लीगली क्या बोलते हैं कि पार्टनर्स या हाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, उसको लीगली क्या बोला जाता है। नहीं नहीं, हाँ, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, सेक्शन 25। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया। अब हमारा मुद्दा ये उठता है कि भैया ठीक है, आपने ये बोला कि पार्टनर के किए गए कार्य के लिए फर्म लायबल होगी, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि वो पार्टनर की पावर में है, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि उन काम के लिए फर्म लायबल होगी। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि पार्टनर्स क्या क्या काम कर सकता है, उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे। कल नहीं पढ़ा था, परसों, अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। हाँ, अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर, पावर ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये बात याद आई। हाँ जी, ये बात याद आई। हाँ जी, दोबारा बताऊं। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी शब्द का मतलब क्या होता है, पावर, कि पार्टनर्स की क्या क्या पावर है, पार्टनर्स क्या क्या काम कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं कि हमारी शुरुआत हुई इस टॉपिक से कि पार्टनर जो है वो फर्म के एजेंट हैं, जिसका सिंपल सा मतलब है कि पार्टनर के किए गए काम के लिए
पूरी की पूरी फर्म लायबल होती है। अब बात आती है पार्टनर चाहे कुछ भी करे, वो चाहे काम फर्म से कनेक्टेड है या नहीं है, तब भी पूरी फर्म लायबल होगी? जी नहीं। इसीलिए हम क्या टॉपिक पढ़ते हैं? अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। कि पार्टनर्स की पावर क्या क्या है, पार्टनर्स क्या क्या कर सकते हैं जिसके लिए फर्म लायबल होगी। ये बात क्लियर हुई? पढ़ लिया करो, रोज जो बात कर रहे हैं, जो दिखवा रहे हैं, उसको पढ़ लिया करो, अदरवाइज नहीं याद रहेगा, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। चलो आ जाओ। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, जिसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो अब आ जाइए, एक्सप्रेस का मतलब क्या है? अगर पार्टनर्स के बीच में कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बता रखा है कि भैया एक पार्टनर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, वो है एक्सप्रेस अथॉरिटी। अगर इनके बीच में कोई ओरल एग्रीमेंट है, मौखिक तौर पर कोई बात है, जहां पर इन्होंने बात कर रखी है कि भैया एक पार्टनर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, वो हो गया ओरल एग्रीमेंट। अगर रिटर्न एग्रीमेंट है या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी हम एक्सप्रेस अथॉरिटी बोलते हैं। ओरल एग्रीमेंट है, वो भी हम एक्सप्रेस अथॉरिटी बोलते हैं। इंप्लाइड अथॉरिटी क्या है? हम ये जो ऐसे कोई भी पावर जो हम बोल सकते हैं कि भाई एज पर नेचर ऑफ बिजनेस, यार ये तो पावर होती ही है या होनी ही चाहिए। अगर बिजनेस चलाना है तो ये पावर आपको पार्टनर को देनी ही पड़ेगी। सपोज रेस्टोरेंट का बिजनेस है, तो सब्जियां ऑर्डर करना, सफाई वाला रखना, कोई आता है तो नहीं, कोई खाना खाता है उससे बिल लेना, उसका पैसा वापस देना, कैश काउंटर संभालना, ये ऐसी चीजें जो भाई अगर पार्टनर नहीं करेंगे, पार्टनर हर एक एक छोटी छोटी चीज में सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेगा, तो कैसे काम चलेगा? कि भाई फलाने से बिल लेना है कि नहीं लेना, वो चुपचाप बैठा है कि यार लेना है कि नहीं लेना। जब सभी कंसेंट देंगे, अरे भैया बिल लेना है तो फर्म का ऑर्डिनरी रोज का काम है। तो ऐसे कोई भी काम जो फर्म के हिसाब से, जो व्यापार के हिसाब से लगते हैं कि यार ये पार्टनर की अथॉरिटी में होने चाहिए, अगर पार्टनर इन चीजों के लिए सब कंसेंट लेगा, सभी की कंसेंट लेने जाएगा, फिर तो व्यापार ही नहीं चल पाएगा। जिसको आप नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हो ऐसे कोई भी कार्य जो फर्म के लिए जरूरी है, जो रोजमर्रा की चीजें जिसको अपने बोलते हैं, उस केस में। कोई भी डाउट अभी तक? हेलो जी, बोल रहा हूँ। ओके ओके। यार मैं अभी क्लास करवा रहा हूँ, क्लास के बाद बात कर ले। 12:30। ओके। नो इश्यू। ये बात समझ आई? पार्टनर क्या क्या काम कर सकता है, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, जिसमें हम बोलते हैं भैया दो तरह से अथॉरिटी बनती है, या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड। मतलब दोनों बोल सकते हैं, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, दो तरह की होती है। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि एक पार्टनर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, वो ओरल एग्रीमेंट हो रखा है वो। उसके अलावा एक ऐसा है जो जिसके ऊपर इनमें कोई बात नहीं हो रखी है, पर वो पावर आप एज पर नेचर ऑफ बिजनेस निकालते हो। आप बोलते हो कि यार बिजनेस का व्यापार ही ऐसा है जिसमें होनी चाहिए पावर। लाइक अगर पार्टनर है तो अगर उसको सफाई वाला रखने के लिए, वॉचमैन रखने के लिए, गार्ड रखने के लिए, अगर इन चीजों के लिए भी, छोटी छोटी चीजों के लिए अगर उसको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, तो काम बहुत डिले हो जाएगा। ये रोजमर्रा की चीजें जो चाहिए, रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो पैसा रिसीव करना, सब्जियां मंगवाना, ये सब चीजें, स्टॉक ऑर्डर करना, कोई भी व्यापार है तो स्टॉक ऑर्डर करना कि भाई सामान नहीं था तो मैंने मंगवा लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको अंदर हम बोलते हैं कि भैया ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आती है। कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। हाँ जी, आगे बात करूं? अब आ जाइए। हमसे ये पूछा जाता है कि भैया प्रिविलेज किसको मिलेगी, एक्सप्रेस अथॉरिटी को या इम्प्लाइड अथॉरिटी को? बताइए किसको प्रिविलेज देंगे आप, किसको मानेंगे? एक्सप्रेस अथॉरिटी में, हाँ एक्सप्रेस में कहा गया है कि भैया तुम, मतलब एक्सप्रेस मतलब आपस में लिखित में या फिर ओरली कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि भाई तुम, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कि भाई तुम पैसे नहीं रिसीव करोगे, तुम बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के कैश काउंटर नहीं संभालोगे। इम्प्लाइड अथॉरिटी तो ऐसे वो कहे यार अगर ये नहीं संभालेगा तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा, पार्टनर अगर नहीं संभालेंगे बिजनेस कैसे चलेगा, तो हम किसको मानेंगे? अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी और इम्प्लाइड अथॉरिटी में दोनों में उल्टी बातें, एक दूसरे के खिलाफ बातें लिखी हुई हैं, तो हम किसको मानेंगे? एक्सप्रेस को। अब आते हैं, हम प्रिविलेज जो है वो देते हैं
किसको? पहले एक्सप्रेस अथॉरिटी को। वो बातें जिसको जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखी हैं कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ओरल है वो। उसके बाद हम किसको प्रिविलेज देते हैं? कस्टम्स को। उस एरिया के अंदर जो उनका प्रचलन है कि भैया एज पर कस्टम, एज पर हमारे यहाँ का एक प्रैक्टिस है, जो हमारे यहाँ का प्रचलन है, उसके अनुसार पार्टनर ये चीजें कर सकता है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी को, जिसका मतलब ये है कि अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी में पावर है तो वो कर सकता है। हम आगे जाएंगे। अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी उस चीज पे साइलेंट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट या ओरल एग्रीमेंट साइलेंट है, फिर हम इसको देखेंगे। अगर ये भी साइलेंट है, फिर हम इस पे आते हैं। कोई भी सवाल, कुछ भी, किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी सवाल, कुछ भी? ठीक है, अब ध्यान देना। एक्सप्रेस अथॉरिटी में वो क्या क्या काम कर सकता है, जिसको हम लिखित तौर पर बोल सकते हैं कि भाई वो क्या क्या काम कर सकता है, पार्टनर क्या क्या नहीं कर सकता। सर वो तो पार्टनर से डिसाइड करेंगे, कानून तो कुछ कर नहीं सकती उसमें। अच्छा, प्रिविलेज मतलब अपने कह रहे हैं प्रेफरेंस किसको देंगे। अगर कभी भी ये पता करना हो कि पार्टनर्स की क्या क्या पावर्स है, अथॉरिटी मतलब पावर्स है, तो हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्रेस अथॉरिटी को। एक्सप्रेस मतलब कि क्या उनमें आपस में कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऐसी बातें हो रखी है, क्या उनमें आपस में कोई ओरल एग्रीमेंट है जिसमें ऐसी बातें हो रखी है। अगर उनमें ऐसी कोई बातें बोल लिखी हुई है, सपोज आप और मैं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो हम पहले उसी को देखेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि अगर हमको कभी भी पार्टनर्स की पावर चेक करनी होगी, पार्टनर्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, हम सबसे पहले उनके बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, उनके बीच में हुए ओरल एग्रीमेंट को देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी। सबसे पहले हम एक्सप्रेस अथॉरिटी चेक करेंगे। अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी में उस मुद्दे पे कोई बात नहीं लिखी, फिर हम उस एरिया के कस्टम को देखेंगे। अगर कस्टम में भी कुछ नहीं है, फिर हम इसको देखेंगे। विच मीन्स अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी में लिखा हुआ है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हम उसी को ही फॉलो करेंगे, हम कानून को लगाएंगे। वहां के एरिया का कस्टम क्या बोलता है, हम उसी को फॉलो करेंगे, कानून को लगाएंगे। अगर ये चीजें बिल्कुल ही साइलेंट है, इन पे, इन चीजों में एक्सप्रेस अथॉरिटी या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या वहां के कस्टम के अंदर जो भी मुद्दा है उस पर बात ही नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है वो चीजों पे, फिर हम इसको देखें। ठीक है, अब आ जाइए। सॉरी, एक्सप्रेस अथॉरिटी, भाई कानून तो कुछ कर नहीं सकता, कोर्ट के पास अगर मामला उठेगा तो कोर्ट देखेगा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, बात खत्म। कोर्ट वैसे ही बोल देगा कि तुम ये कर सकते थे, तुम ये नहीं कर सकते थे। कस्टम के अंदर भी एरिया का कस्टम है, कोर्ट उसमें क्या करेगा, कोर्ट बोल देगा कि भैया तुम्हारे यहाँ का एरिया है, इस एरिया का ये कस्टम है, ये प्रैक्टिस है, ये प्रचलन है, वो होगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऐसा है जिसके अंदर क्या है, खुला समुद्र है, कि भैया क्या कर सकता है साहब, जो व्यापार के लिए जरूरी है। सर व्यापार के लिए तो सब कुछ जरूरी होता है। आप अपने हिसाब से बोल सकते हो कि साहब ये जरूरी है, मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ, आदित्य अपने हिसाब से बोल, कोई भी अपने हिसाब से बोल सकता है साहब ये जरूरी है। क्यों जरूरी है साहब? इसलिए। आप में से कोई बोल सकता है कि नहीं साहब, गार्ड भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गार्ड नहीं होगा तो कोई भी घुस जाएगा, तो गार्ड भी तो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उसके लिए भी तो सभी पार्टनर्स को कंसेंट लेनी चाहिए। किसी को भी रख रहा है, वो कैसा है कौन बताएगा? ये आपका ग्राउंड सही है, आप अपनी जगह सही हो सकते हो। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है, क्योंकि एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि क्या कर सकता है क्या नहीं। यहां पर हम क्लियर हो सकते हैं, क्या कर सकते हो क्या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे, वहां का कस्टम देख लेंगे। यहां पर क्लियर नहीं है। इम्प्लाइड में सीधा था कि भैया जो व्यापार के अनुसार किया जा सकता है वो सब जो जरूरी है व्यापार के। अब क्योंकि क्लियर नहीं है तो इन्होंने कुछ चीजें ऐसी लिखी जो आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आई। जो भी इनका वजह रही कि भैया बाकी सभी पार्टनर्स की प्रोटेक्शन के लिए, बाकी सभी पार्टनर्स के प्रोटेक्ट इंटरेस्ट को बचाने के लिए सब, तो इन्होंने यहाँ लिखा क्या क्या चीजें इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आएंगी, ये इन्होंने लिखा। कहाँ लिखा? सेक्शन 90। इम्प्लाइड अथॉरिटी कहाँ बात की गई? सेक्शन 90। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, क्या क्या चीजें इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं होती। इन्होंने कुछ एक चीजें लिखी, एज यूजुअल एपी ढिल्लो,
एपी ढिल्लो के अंदर क्या आ गया, ढिल्लो को काट दो, डबल ए डबल पी। भैया सबसे पहला, आप फर्म का जो भी केस है उसको सेटलमेंट के लिए नहीं ले जा सकते हो खुद से, बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के सेटलमेंट के लिए नहीं ले जा सकते, बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के, मतलब एक तरह से सेटलमेंट नहीं कर सकते हो, आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकते बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट। उसके बाद फर्म की कोई भी देनदारी, लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो आप एक्सेप्ट या एडमिट नहीं कर सकते बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के। एक पार्टनर आके बोल दे कि फर्म की देनदारी नहीं चलेगी, सभी पार्टनर की कंसेंट हो तब वो आ सकता है, या सभी पार्टनर माने तब हो। आप ये नहीं है कि फर्म की देनदारी या फर्म की लायबिलिटी एडमिट कर लो, नहीं कर सकते हो। एक और है बैंक अकाउंट, फर्म का बैंक अकाउंट खुद के नाम पर नहीं खोल सकते, पार्टनर अपने नाम पे फर्म का बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। उसके बाद फर्म की जो अचल संपत्तियां हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनको बेचना खरीदना ये सब नहीं कर सकता। पार्टनर जो है फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप नहीं कर सकता, फर्म के बिहाफ पे, खुद पर्सनली कर रहा है तो करे, फर्म के बिहाफ पे नहीं कर सकता, पार्टनरशिप नहीं कर सकता। कोई भी अगर केस चल रहा है उस केस के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना, उस केस को विड्रॉ करना, उस केस में कुछ सरेंडर करना नहीं कि साहब मैं ये मेरा क्लेम छोड़ रहा हूं, नहीं कर सकते। पूरा केस हटा विड्रॉ कर लेना नहीं कर सकते। ये क्या है, ये क्या कह रहा है कि भैया पार्टनर खुद से नहीं कर सकता, बिना सभी पार्टनर्स के, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, बिना सभी पार्टनर्स की सहमति के नहीं कर सकता। अगर इसमें सभी पार्टनर्स की सहमति है तो होगा, अकेला पार्टनर बिना सभी पार्टनर की सहमति के नहीं कर सकता। और अगर पार्टनर्स की सहमति आ गई तो वो कौन सी अथॉरिटी बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, एक्सप्रेस। क्यों, हिसाब सहमति या तो लिखित में आएगी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, या ओरली होगी ओरल एग्रीमेंट, वो क्या बन जाएगी, एक्सप्रेस। बिना सभी पार्टनर्स की सहमति के आप ये काम नहीं कर सकते, अकेला पार्टनर ये नहीं कर सकता, पार्टनर्स की सहमति है तो करो। क्यों, क्योंकि फिर वो आपका एक्सप्रेस अथॉरिटी बन जाएगा, वो आपका एक्सप्रेस अथॉरिटी बन जाएगा। ये अभी तक हमने पढ़ा था। पार्टनर के किए हुए कार्य के लिए फर्म लायबल होगी, पार्टनर क्या क्या काम कर सकता है जिसको हम बोलते हैं पावर्स ऑफ पार्टनर्स, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो हमने कल लिखवाया था, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड में क्या क्या एक एक चीज। अभी तक कोई भी डाउट इस चीज को लेकर? ठीक है, अब आ जाइए। सबसे पहला सवाल, जैसे 2-3 लेक्चर पहले एक लोगों ने पूछा भी था कि सर फर्म, आप तो ये कह रहे हो भैया पार्टनर्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके डिसाइड कर ले कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं, तीसरे आदमी को कैसे पता लगेगा? बिल्कुल सही बात है, तीसरे आदमी को थोड़ी पता लगेगा। तो भाई अगर तीसरे आदमी को कुछ नहीं पता था कि ये पार्टनर ऐसा नहीं कर सकता और पार्टनर ने वो काम किया, तो वहां पर हम पार्टनर को लायबल कराएंगे, वहां पर हम पूरी की पूरी फर्म को लायबल कराएंगे। ये कैसे है सर? ऐसा कुछ है, मान लीजिए पार्टनर्स ने क्या किया, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आपस में। किस चीज का एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? ये कर रखा है कि भैया कोई भी एक पार्टनर किसी भी आदमी से लोन नहीं ले सकता, बिना पार्टनर्स की कंसेंट के वो लोन नहीं ले सकता। एक आदमी है, वो मतलब उसके पास वो अपनी सब कुछ दिखाता है कि भैया मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, ये है वो है, वो क्या करता है, फर्म के नाम पे लोन ले लेता है बैंक से, फर्म के नाम पे लोन ले लेता है बैंक से। फर्म बैंक को चेक भी फर्म का देता है, पावर ऑफ अटर्नी दिखाते, कागज दिखाते जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो पार्टनर है इसके पास पावर है लोन लेने की, बैंक अकाउंट खोल, ये सब दिखा देता है, बैंक उसको लोन दे देता है। अब यहाँ पर पार्टनर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था आपस में, किसी दिन घर पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि भैया पैसों का लेन देन बिना एक दूसरे की सहमति के नहीं होगा, बाकी चाहे कुछ भी करो। पर तीसरे आदमी को कैसे पता लगेगा? क्योंकि उसने तो पावर ऑफ अटर्नी दिखा दी कि साहब ये देखो मेरे पास लिखित में इन सभी पार्टनर्स की कंसेंट है कि ये पार्टनर कुछ भी कर सकता है, ये पार्टनर फर्म के जितने भी बैंक अकाउंट है ये फर्म, ये पार्टनर संभालेगा, फर्म के नाम पे जो भी
लोन लेना है, जिसको पैसा देना है, यही पार्टनर करेगा, यही सब करता धरता है, तीसरे आदमी को तो कैसे पता लगेगा? इसी चीज के लिए ये चीज लिखी गई। भैया ऐसा है, आप जो ये बात बोल रहे हो कि पार्टनर क्या कर सकता है, पार्टनर क्या नहीं कर सकता, ये पार्टनर्स के आपस के लिए जरूरी है। अगर ये कभी आपस में लड़ेंगे ना, तब हम ऐसे कर लेते हैं कि भैया तुम्हारे आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, साहब ये है, तो तुम ये नहीं कर सकते थे, फिर भी तुमने किया, और दोनों को पता भी है कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। आपस में जब ये लड़ाई करेंगे तब हम इस चीज को कंसीडर करते हैं ज्यादा। जब किसी तीसरे आदमी का मैटर होता है तब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं थर्ड पर्सन के केस में। अगर कोई तीसरा आदमी फर्म के खिलाफ केस करता है कि क्या इस थर्ड पर्सन को ज्ञान था, क्या नॉलेज थी क्या इस तथ्य के बारे में, ये पार्टनर ये काम कर सकता है या ये पार्टनर ये काम नहीं कर सकता। अगर इस थर्ड पर्सन को नॉलेज थी तब हम बोलेंगे कि भैया तुम फर्म के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर इस थर्ड पर्सन को नॉलेज नहीं थी तब हम बोलेंगे तुम जा सकते हो, तुमको कोई भी नहीं रोक सकता, इसको लेकर कोई भी सवाल कुछ भी। हाँ जी, ताकि मैं आगे एक एग्जांपल बता दूं आपको। हाँ जी, हमने अभी ये बात की कि भाई पार्टनर्स क्या क्या कर सकते हैं। पार्टनर एक्सप्रेस हो गया है, कस्टम हो गया, इम्प्लाइड हो गया। अब हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि भैया पूरी की पूरी फर्म कब लायबल होगी। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए है और बी है, एपेक्स एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है ए और बी, एपेक्स एंड कंपनी। अब इनके बीच में एक एक्सप्रेस आपस में इन्होंने एक राइटिंग में ना, या ओरली बोल दो या राइटिंग में एक बात लिख रखी है, जिसके अनुसार ये है कि भैया ऐसा है कि ठीक है, अगर आप किसी को भी कोई भी मनी ट्रांजैक्शन, पैसों का लेन देन होगा, अगर पैसों का लेन देन होगा तो आपको सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। इन्होंने आपस में ऐसी बात लिख रखी है कि भैया सभी पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। और फैक्ट क्या है कि ये जो ए है ना, इसके पास सारे बैंक अकाउंट्स का कंट्रोल है, फर्म के सारे बैंक अकाउंट्स का इसके पास कंट्रोल है। ये जो भी बोल दो, चाहे यूपीआई आईडी जितनी भी है वो सब इसी के नंबर से चलती है, इसी के पास ही कंट्रोल है। बस होता क्या है कि ये इस बी से कंसेंट लेता है, बी कंसेंट दे देता है, और फिर ये जिसको भी पैसे देने हैं वो दे देता है। होता ये है कि भाई इन्होंने कोई पैसे देने थे समवेयर अराउंड 50,000 रुपए पी को, फर्म ने देने थे। पी ए को फोन कर रहा है कि भाई है वो आपके पैसे ड्यू है। ए क्या करता है, वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। ए जो है पैसे ट्रांसफर कर देता है पी को 50,000 रुपए। बी कहता है यार मेरी तो कंसेंट ही नहीं थी। बी पी के पास जाता है, वो पैसे वापस दो। बी कहता है भैया किस बात के पैसे यार, तुम्हारी फर्म से मैंने पैसे लेने थे, मैंने ले लिए। हो रहा है मेरी उसमें कंसेंट नहीं थी, वो पैसे वापस दो, तुमने धोखा दिया है, तुमने हमारे साथ चीटिंग की है। जिस चीज के अंदर मेरी सहमति नहीं थी, तुम बिना सहमति के पैसे ले कैसे आए। ये कहता भैया मेरे को कैसे पता लगेगा तुम्हारा आपस में क्या अंदर खाते क्या चल रहा है। कोई ऐसी चीज हो जिसको देख के ही मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार ये तो ये कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो कि मेरे को ये पता है, मान लो ये पी को ये पता था कि भैया ये फर्म है, ये पता था उसको ये बात। ए आए उसके पास लोग उधार मांगने कि यार मेरे को उधार चाहिए फर्म के नाम पे, और पी को पता है कि इसमें बी भी पार्टनर है। तब तो भैया पी की ड्यूटी बनती है कि वो दूसरे पार्टनर को बोले उसको कि भैया तुम पार्टनर हो, दोनों आओ यार, तुम अकेले आ रहे हो, उसकी सहमति है नहीं है, कल को मैं तुम्हारे को लोन दे दूं, कोई दिक्कत हो जाए कुछ हो जाए। यहां पर हम मान सकते हैं कि भैया पी को ध्यान रखना था कि पी बी से पूछता कि भैया ये बंदा तुम्हारी फर्म के नाम पे जिसमें तुम पार्टनर हो लोन ले रहा है, तुमको कोई आपत्ति तो नहीं है, ये सब ऐसा कुछ। पर यहाँ पर तो पी ने फर्म से पैसा लेना है और ए उसको पैसा ट्रांसफर कर देता है। पी तो यही मानेगा ना कि ए ने अगर फर्म के खातों से पैसा ट्रांसफर किया है तो ए के पास अथॉरिटी थी। यहाँ बी आके बोले उसको कि भैया ऐसा है कि भैया मेरी सहमति नहीं थी, वो बोलेगा सहमति वाली बात है कहाँ, मेरे को बताओ तो सही। कह जी हमने आपस में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, हमने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है सहमति वाला। फिर बोलेगा भैया मेरे को सपना थोड़ी आ रहा है, मेरे को सपना थोड़ी आ रहा है कि तुम्हारा आपस में क्या चल रहा है। इसीलिए हम एक बात बोलते हैं, जो एक सिंपल सा रूल हम फॉलो करते हैं कि भैया
एक्सप्रेस हो अथॉरिटी या कोई भी, अगर जो थर्ड पर्सन है उसको नहीं पता कि पार्टनर्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और इवन वो पता लगा भी नहीं सकता, अंदर खाते क्या क्या बातें वो पता लगा भी नहीं सकता, अगर वो थोड़ा बहुत ध्यान भी रखता तब भी उसको ये बात ना पता लगती। थर्ड पर्सन को ये पता नहीं था, या फिर अगर वो थोड़ा बहुत ध्यान भी रखता तब भी वो ये बात नहीं पता लगा सकता था, तो हम बोलते हैं कि भैया पार्टनर्स की आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट था कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थर्ड पर्सन पूरी फर्म के खिलाफ केस कर सकता है, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता। तो हम ये जो पूरा टॉपिक पढ़ते हैं ना, इस टॉपिक के अंदर जब आपस में लड़ाई पार्टनर्स की होती है तब हम एक एक चीज देखते हैं कि एक्सप्रेस क्या है, इम्प्लाइड क्या है, कस्टम क्या है। पर जब हम किसी थर्ड पर्सन के हिसाब से देखते हैं तब हम देखते जरूर है कि एक्सप्रेस क्या है, इम्प्लाइड क्या है, कस्टम क्या है, पर हम ये भी देखते हैं कि क्या थर्ड पर्सन को ये बात पता थी, क्या थर्ड पर्सन जो है वो ये बात पता लगा सकता था क्या। अगर उसको बात पता थी तब हम थर्ड पर्सन को बोलेंगे नहीं भैया तूने, तेरे को पता होते हुए तूने ये काम किया है। नहीं पता थी, नहीं पता कर सकता था, फिर हम बोलते हैं कि हाँ अब इसकी कोई गलती नहीं है इस आदमी की, ये पूरी की पूरी फर्म पे केस कर सकता है, पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। पार्टनर्स आपस में जैसे भी लड़े वो पार्टनर्स, कोई भी डाउट कुछ भी, ताकि मैं इस पे एक एग्जांपल कर सकूं। ठीक है, अब इस पे अपने एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, ए और बी पार्टनर्स हैं, एपेक्स एंड कंपनी। ए और बी जो है वो पार्टनर्स हैं एपेक्स एंड कंपनी के, एक्सप्रेस अथॉरिटी का बनाए कि एम्प्लॉय, पहले चलो पहले एक्सप्रेस का बना लेते हैं, थोड़ा सिंपल रहेगा। ए और बी पार्टनर्स है एपेक्स एंड कंपनी के, इन्होंने क्या कर रखा है आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का है कि भैया ये क्या नाम है, जो क्या कहते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी या फर्म कोई भी काम करेगी, एनी एक्ट फर्म कोई भी काम करेगी उसके लिए दोनों की सहमति चाहिए, बोथ, दोनों की सहमति चाहिए। कोई भी काम फर्म करेगी बिना सहमति के काम नहीं हो सकता, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। एक कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है। ए क्या करता है, एक दिन एक ऑर्डर देता है पी को, पी ना ईंटों का भट्टा चलता है उसका, ईंटों का भट्टा, उसको बोलता है कि भाई साहब 10,000 ईंटें भेज देना। वो बोलता है भेज देंगे जी। वो इससे पूछ लेता है कि भाई 10,000 ईंटें भेज देंगे, 10,000 ईंटें किसके नाम से भेजनी है। वो कह रहा है जी ऐसे ऐसे करके काम चल रहा है, हमारी अपेक्स एंड कंपनी फर्म है, इसके नाम से भेज दो, ये बिल है। ठीक है भाई, इसने भाई साहब ने 10,000 ईंटें एपेक्स एंड कंपनी के नाम से बन गया, जो भी मान लो 7 रुपए ईंट, 8 रुपए ईंट, 70,000 रुपए इसके पैसे बन गए, 70,000 रुपए बन गए। अब इसने 70,000 रुपए लेने थे, ये ए को बोले कि भैया पैसे, ये बोले दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे। इसने अक्ते ने फर्म पे केस कर दिया कि साहब ऐसे ऐसे करके मैंने फर्म को इंटे सप्लाई की थी और फर्म ने मेरे को अभी तक पैसे नहीं दिए, मेरे 70,000 रुपए फर्म पे दिलाओ। पी ने क्या कर दिया, किस पे केस कर दिया, एपेक्स एंड कंपनी। अब होता यह है कि बी को जब पता लगता है, बी कहता है कि साहब ऐसा है, कोर्ट में बोलता है कि साहब ऐसा है, हमारे में है कॉन्ट्रैक्ट आपस में कि बिना एक दूसरे की सहमति के कुछ नहीं हो सकता, तो क्योंकि ये जो काम है ये ए ने बिना मेरी सहमति के किया है तो मैं तो लायबल नहीं, मेरी देनदारी नहीं बनती, जो भी पैसा देगा ए देगा। दोबारा बोल रहा हूं, ए और बी पार्टनर्स है, एपेक्स एंड कंपनी फर्म है, आपस में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जिसमें लिख रखा है कि कोई भी फर्म किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कुछ भी होगा दोनों की सहमति होगी। एक दिन क्या होता है, एक जो है 10,000 ईंटें मंगवाता है फर्म के नाम से और पी को बोलता है कि भैया ऐसे करके हमारी फर्म है और हमारा यहाँ काम चल रहा है, और पी क्या करता है, वो पैसे वो फर्म ईंटें भेज देता है, बिल भी एपेक्स एंड कंपनी के नाम से काट के जो इनकी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहां पर भेज देता है। उसके बाद क्या होता है, वो पैसे मांगता है, वो कहता है भैया पैसे पैसे दे दो, 70,000 रुपए बन रहे हैं, पैसे दे दो। ए जो है आनाकानी करता है, आज दे देंगे, कल दे देंगे, अखता हुआ ये केस कर देता है। जब केस करता है तो नोटिस आता है दोनों के पास, फर्म जब फर्म के नाम केस होता है, फर्म की डिटेल निकाली जाती है, डिटेल निकाली जाती है तो दोनों के नोटिस आता है।
जब नोटिस आता है तो बी कोर्ट में जाके ये बोलता है कि साहब मेरी कोई देनदारी नहीं बनती। कोर्ट पूछती है क्यों? कैसा हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कुछ भी होगा तो कंसेंट से होगा। इस ट्रांजैक्शन में मेरी कंसेंट नहीं थी, बी का ये कहना है। अब बताइए आप बीइंग ए जज क्या करेंगे? है? ठीक है, चेक तो हुआ ही नहीं, सिर्फ ऑर्डर आया, उसके पास ऑर्डर आया, ए ने ऑर्डर दिया कि फर्म का ऐसे ऐसे करके है, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, इसने फर्म के नाम से बिल बना के और भेज दिया। हाँ जी बताइए। बताइए भाई क्या होगा? देवेन का फोन आ रहा है, देवेन का। एक मिनट यार, तो सॉरी। हाँ हाँ देख ये 1011 वाला उसी का नंबर तो ये लिखा है। जस्ट अ मिनट, सॉरी यार। हाँ हेलो जी नमस्ते। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, लो कह तो रहा हूँ उसको फोन आ रहा है। सॉरी यार, एक्चुअली इनके घर से फोन आ रहा था। हाँ जी सॉरी, क्या कह रहे थे आप? अच्छा ठीक है, और किसी का कुछ भी कहना है? सिर्फ यही है। अब ध्यान दें, थर्ड पार्टी के केस में आपका सेक्शन 20 है जो थर्ड पार्टी को ये बेनिफिट देता है। वो कहता है कि भैया थर्ड पार्टी को सपना नहीं आएगा, थर्ड पार्टी की तरफ से कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर, कोई बहुत ही बड़ा एरर हो रहा है, तब हम थर्ड पार्टी को बोलेंगे कि नहीं सॉरी, तुम फर्म पे केस नहीं कर सकते। यहाँ पर ए उसको बोल रहा है कि भैया हमारा काम चल रहा है, फलानी जगह काम चल रहा है, हमारे 10,000 ईंटें चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि उसने ए के घर पे भिजवाई है कि उसको डाउट लग सकता है कि इसने घर पे कैसे मंगवाई है, उसने साइड पे मंगवाई है। उसने बिल भी फर्म के नाम से काटा है, जो ये पी है इसने फिर भी बिल भी फर्म के नाम, मतलब पी को नहीं पता था, या तो ना पी को नॉलेज हो कि यार नहीं। और दूसरी बात, जब वो बोल रहा है कि साहब फर्म है हमारी, हमारा ऐसे करके बिजनेस है, तो आदमी यही कहता है ठीक है तुम्हारी फर्म है, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी फलानी जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं भिजवा देता हूँ। उसके अंदर कितने पार्टनर है, कौन कौन है, किसी को नहीं पता लगता। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, आज मैं हूं, मैं कोचिंग चला रहा हूं, कि मेरी कोचिंग में कितने पार्टनर है आपको पता होगा? तो ऐसा हो सकता है जिसने सिर्फ पैसा लगाया, हो सकता है ना। सर वो आप कंपनी में चले गए, पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन नहीं होता ना, ये तो बात है। आपने और मैंने पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, पार्टनरशिप हो गई बस। अपने ने याद करो, अपने ने पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस बोला था कि भैया पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बोला था, बोला था ना। हाँ अब ये है कि आप ये बोल सकते हो कि साहब अगर इनमें पार्टनरशिप ही ना होती, ये ना होती, या तो ये भी ये बोल दे कि साहब हमारी पार्टनरशिप ही नहीं है, ये तो मेरा नाम फालतू में जोड़ रहा है, ऐसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इस फर्म से। तो ठीक है भैया, अगर पता लगता है कि ये झूठा था तो ये तो इसका तो है ही नहीं, बी का, इसको निकाल दो। बी कह रहा पार्टनरशिप है, मैं ये भी ये भी नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ इंटें यूज नहीं हुई। बी ऐसा बोले कि भैया साहब हमारे यहाँ तो इंटें यूज ही नहीं हुई है, तो इसने पर्सनली यूज किया है, तब भी अपने बात उठा ले कि यार ये भी तो चेक करो। बी कह रहा है कि साहब इंटें तो हमारे यहाँ यूज, ये डिनाई नहीं कर रहा है इस फैक्ट को।
पार्टनरशिप को डिनाई, बस ये कह रहा है कि साहब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सहमति से होगा। जो भैया इस हमको क्या बोलना है कि बी जो ये डिफेंस ले रहा है कि हमारे बीच में एक्सप्रेस अथॉरिटी की बात हुई है, इसका सपना पी को कैसे आएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट का पी कैसे पता लगाए? ले लगा सकता है? आज आप और मैं हैं, हम लोग आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कोई पता लगा सकता है? जब तक वो रजिस्टर ना हो। ऑब्वियस रजिस्टर के बाद वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है तो पब्लिक डोमेन पे नहीं आ सकता। हाँ जी, दोबारा बात करते हैं। हम जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं, अथॉरिटी पढ़ा, पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स क्या नहीं कर सकते हैं, जब भी अपने से इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमको ये कहा जाएगा कि साहब इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ डील किया है, उस थर्ड पार्टी ने केस किया है, वहां आप एक ध्यान रखोगे कि क्या उस थर्ड पार्टी को इस बारे में पता था या नहीं पता, या थर्ड पार्टी कैसे भी कैसे का मतलब ये नहीं कि थर्ड पार्टी बिल्कुल ही सीबीआई होती तभी पता लगा पाती थी, नॉर्मली अगर जांच करती तब भी पता लगा लेती। नॉर्मली कि अगर मार्केट में भी पूछती ना कि अरे यार ये फर्म है, वो कहते हैं हाँ साहब है, कौन कौन है इसमें, साहब ये 2 पार्टनर है, बस बात खत्म। पर हम नॉर्मली ये नहीं सोच सकते कि यार एक आदमी जो इंटे मंगवा रहा है, साइट के लिए मंगवा रहा है, तो उसकी कंसेंट नहीं होगी। नॉर्मली नहीं बोलते भाई साइट पे मंगा रहा है ना, कंस्ट्रक्शन साइट पे मंगा रहा है, घर पे मंगा रहा हो तो फिर भी सोचे कि संदेह हो जाए कि यार घर पे मंगा रहा है, उसने तो घर पे मंगाई है यार, अपने बोल तो रहा है कि हम फर्म के लिए मंगा रहे हैं, हमारी फलानी जगह कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वो घर पे क्यों मंगा रहा है? तो फिर भी बोल सकते हैं कि इसको डाउट हो सकता था, इसको जांच करनी चाहिए थी, इसको पता करना चाहिए था। मंगवा वो कंस्ट्रक्शन साइट पे रहा है, फर्म के लिए मंगवा रहा है, जहां पे भी इंटे मंगवाई है। तो यहाँ पर सिंपल सा रूल हम लगाते हैं थर्ड पार्टी के अंदर, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, और ये इलस्ट्रेशन में आप ध्यान रखोगे, इलस्ट्रेशन सोल्व करते टाइम कि भैया ये जो थर्ड पार्टी है इसको ये बात पता थी क्या, ये थर्ड पार्टी को ये बात पता हो सकती थी क्या? नॉर्मली, ऐसा नहीं बहुत डिटेल में, नॉर्मली नहीं पता हो सकती। अब जैसे अब इनके बीच में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये पी को कैसे पता लगे आप बताओ? आप में से कोई भी भैया पी को कैसे पता लगे कि साहब इनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था? बताइए, कोई तरीका है जिससे पी पता लगा सकता है? नहीं लगा सकता। तो पी को तो बेनिफिट दोगे ना अपने, ऐसे तो सभी पार्टनर्स ऐसे किया करेंगे। आप और मैं पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप को मान लो चलो रजिस्टर भी करवा देंगे पब्लिक डोमेन में, और उसी के 10 दिन बाद आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि मेरी देनदारी के लिए तुम लायबल नहीं हो, तुम्हारी देनदारी, और ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि भैया जो मैं ऑर्डर करके माल मंगाऊंगा उसका पैसा मैं ही दूंगा, तुम्हारी देनदारी नहीं बनेगी, जो तुम ऑर्डर करके काम माल मंगाओगे उसका पैसा तुम ही दोगे। गेम खेल लेंगे, मैं ऑर्डर दिया करूंगा, पैसा दूंगा नहीं, वो फर्म पे केस करेगा, फर्म बोल देगी भाई हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, जाओ उसके खिलाफ जाओ, तो कहेगा लो। अब फिर वहां से वो उस बंदे के पास जाएगा, वो बंदा और ऐसे ऐसे करके, तो इसमें थर्ड पार्टी का नुकसान हुआ ना। थर्ड पार्टी को तो कोई सब गलती भी नहीं है, उसको तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर कानून सिंपल सा लॉजिक चलाता है। ये मैं आपको इलस्ट्रेशन के लिए बोल रहा हूं कि अगर कभी भी ये बात उठ जाए कि क्या थर्ड पार्टी की राइट है या नहीं है, या थर्ड पार्टी फर्म से पैसा ले सकती है या नहीं, आप इतना सा देखोगे कि जो भी फैक्ट है, जो भी डिफेंस बोल रहा है कि साहब हमारे बीच में ऐसा था, ये था, इसके बारे में थर्ड पार्टी को पता है क्या? आप यही देखोगे। इसको लेकर कोई भी डाउट ताकि मैं आगे बात कर सकूं, अभी अपने इस पे एग्जांपल्स करेंगे। हाँ जी, अब आ जाओ। साहब ए और बी पार्टनर्स हैं, एपेक्स एंड कंपनी, जो नाम बदनाम सब एपेक्स एंड कंपनी के पीछे पड़ेंगे अपने। एपेक्स एंड कंपनी, एपेक्स एंड कंपनी का ना कोई केस चल रहा होता है, तो वो फर्म का केस चल रहा होता है, तो ऐसा होता है कि केस चल रहा होता है, फर्म ने किया होता है, तो दोनों लोग उस वही पार्टनर है तो दोनों को जाना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर एक दिन ना बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं यार, दोनों लोग तंग होते हैं अपने, ऐसा करते हैं कोई एक को पावर दे देते हैं। इन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें एक कोई पावर दे दी कि भैया ऐसा है कि जो ये ए है ना, ये कुछ भी करे, सूट्स के मामले में कुछ भी करे, चाहे इसको कुछ भी करना हो, एनी पावर, कॉम्प्रोमाइज करना है, विड्रॉ करना है, कुछ भी कर ले, कोई सहमति की किसी की जरूरत नहीं। केसेस संभालने का काम किसका है, ए।
मान लो ए को थोड़ी लॉ की नॉलेज थी, तो बी ने कह दिया इसी को है, ये इसको जो अच्छा लगे वो ये करे, मेरी सहमति है, ऐसा लिखा हुआ था, भैया मेरी सहमति। फिर होता ये है कि भाई उसी इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही, कॉन्ट्रैक्ट से पहले नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही एपेक्स एंड कंपनी केस करती है बी के ऊपर, ठीक है। एपेक्स एंड कंपनी जो है केस करती है बी के ऊपर। वो केस साल 2 साल चलता है और फिर क्या करता है ये जो ए है ना, एक दिन जाके केस को विड्रॉ कर लेता है, साल 2 साल बाद विड्रॉ कर लेता है। बी को ये बात पता लगती है, यार इसने विड्रॉ कर लिया। बी को ये और बताया जाता है कि साहब तुम केस जीतने वाले थे, बिल्कुल आखिरी मौके पे कि फैसला तुम्हारे फेवर में ही आता, अगर फैसला आता तो। ए ने विड्रॉ कर लिया, ए ने कोई पैसे खाए, बी को ऐसी कोई उड़ती उड़ती सी बात आती, ऐसा नहीं फैक्ट प्रूव हो गया, ऐसे उसको किसी ने बोल दिया, बी को लगा यार ये तो गलत किया इसने। बी क्या करता है, केस कर देता है, किसके खिलाफ, बी के खिलाफ भी, एपेक्स एंड कंपनी को, सॉरी ए के खिलाफ भी। यार तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने केस विड्रॉ कैसे कर लिया, जब मेरी कंसेंट ही नहीं थी, जब मेरी कंसेंट ही नहीं थी। अब बी का क्या कहना है कि भैया इन्होंने साहब जो ये विड्रॉ किया ना, बी कहता है कि साहब जो ये छोड़ दो, कल कर देता हूँ थोड़ा, नहीं मैं कई पॉइंट बन जाएंगे, फिर डिबेट ज्यादा लंबी चली जाएगी। बी जो है कोर्ट में जाता है और बोलता है कि साहब ये जो केस विड्रॉ हुआ है ना, मैं इसको दोबारा वापस लाना चाहता हूँ। कोर्ट पूछती कैसे, बस साहब मेरी कंसेंट नहीं थी, मेरी कंसेंट नहीं, बिना मेरी कंसेंट के इस केस को वापस लिया गया है, आप इस केस को दोबारा लाओ और सेम वही सिस्टम चलाओ, दोबारा केस को दोबारा चलाओ। अब क्या ये बी ऐसा कर सकता है? ए और बी पार्टनर्स हैं, एपेक्स एंड कंपनी है। हाँ जी, क्यों? हाँ जी, क्यों? एक्सप्रेस, अरे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है साहब, बात ही खत्म। ये चाहे कुछ भी बोले कि साहब सेक्शन 19 ये बोल रहा है इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी को तो बाद में देखते हैं, सबसे आखिरी में देखते हैं, सबसे आखिरी में देखते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये है आपका टॉपिक, इसमें कोई भी डाउट? एक और एग्जांपल है, क्योंकि जब तेरे लेवल का एग्जांपल दे रहा हूँ, तू बताना। हाँ, स्ट्रेस ज्यादा ले लिया, टेंशन मत। हाँ जी, कोई भी डाउट अभी तक, कुछ भी, अब ध्यान दे देना, अभी तक अपने ने जो पढ़ा अपने उसको शॉर्ट में अभी निपटाते हैं। नंबर 1, और सॉरी, पार्टनर क्या होता है फर्म का? एजेंट, हाँ जी, एजेंट ऑफ फर्म, जिसका मतलब क्या है, पार्टनर के किए गए एक्ट के लिए कौन लायबल होगा? पूरी की पूरी फर्म लायबल, ये हम नॉर्मली ऐसा बोल देते हैं। अब अपने आते हैं कि पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, जॉइंट लायबिलिटी के सेवरल लायबिलिटी? बोथ, जॉइंट एंड सेवरल बोथ। उसके बाद पार्टनर्स की जो पावर है वो कितने तरह की होती है, या अथॉरिटी कितने तरह की होती है? अगर हमको पार्टनर्स की पावर्स चेक करनी हो तो हम किसको क्या 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 लेवल से चलते हैं, मतलब कैसे कैसे चेक करते हैं? हाँ जी, हाँ, एक्सप्रेस, फिर कस्टम देखेंगे और फिर इम्प्लाइड देखेंगे, ठीक है। अब आती है कि भैया थर्ड पार्टी फर्म पर कब केस नहीं कर सकता, या थर्ड पार्टी के हिसाब से कि फर्म कब लायबल नहीं होगी थर्ड पार्टी?
अभी अपने पढ़ा ना कि भाई थर्ड पार्टी फर्म पे केस करेगी या थर्ड पार्टी फर्म के खिलाफ कब केस नहीं कर सकती, अथॉरिटी के केस में, पावर्स के केस में, डिस्प्यूट के केस में। नॉलेज, ऐसा कोई भी फैक्ट जो इसकी नॉलेज में था कि भैया ये फर्म का एक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा फैक्ट जिसके और जिसके बारे में आपको पता था कि ये फर्म का एक्ट नहीं है, ये फर्म ऐसा कर ही नहीं सकती, या पार्टनर जो कर रहा है वो अपने लेवल पे कर रहा है, बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के कर रहा है। पार्टनर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कर रहा है। अब आ ए और बी पार्टनर्स हैं, एपेक्स एंड कंपनी, ठीक है। एज पर सेक्शन 19 ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि जो पार्टनर्स हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इम्प्लाइड अथॉरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिना कंसेंट के, बिना कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कुछ नहीं कर सकते आप, सही है। अचल संपत्ति को बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के आप खरीद नहीं सकते हो। अब ये क्या करते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं आपस में, एक दिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि यार जो अपनी एक कोई जमीन है, ऐसी कोई जमीन है, कोई लैंड है फर्म की, ये कहते हैं कि यार सभी पार्टनर कंसेंट कर लेते हैं कि यार ए को पावर दे दो कि ए बेच दे, क्योंकि सभी पार्टनर इधर उधर फैले हुए हैं, सब एक साथ इकट्ठे नहीं, एक दिन ए को पावर दे दें कि भाई तू ही बेच देना, जो भी पैसा आएगा वो फर्म के खाते में डाल देना। क्या किया इन्होंने, जमीन को लेकर ए को पावर दे दी टू सेल, कि ये बेच सकता है सभी की पार्टनर्स की कंसेंट के बिना, बेच देगा, जो भी रजिस्ट्री रजिस्ट्री जो करवानी है मैं बेच देगा, रजिस्ट्री रजिस्ट्री, कोई फर्म की जमीन है उसको लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भैया ये जो है इसको बेच सकता है, इसको हमारी सहमति की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बिना सहमति के ही बेच दे, जो भी रजिस्ट्री करवानी है करवा दे, और जमीन बेचने की बात है, ठीक है, बेच दे, और जो भी पैसा आएगा वो फर्म के खाते में जमा करा दे, ठीक है। इन्होंने ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। एक पर्सन है जिसका नाम है पी, इसको ये बात नहीं पता थी कि आपस में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, इसको ये पता था कि इम्प्लाइड अथॉरिटी नाम की चीज क्या होती है, इसको ये पता था, या मानो नहीं भी पता था तब लॉ तो आपको पता होना चाहिए, माना जाता है कि लॉ आपको पता ही था, इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में इसको पता था, इसको इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता था। हाँ, पी क्या करता है, जमीन खरीद लेता है, पी जो है जमीन खरीद लेता है। अब बाद में क्या होता है, जमीन खरीद लेता है, पी जमीन खरीद लेता है 50 लाख की, जमीन की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। ये जितने पार्टनर्स होते हैं ये मुकर जाते हैं, ये कहते हैं हमने तो कंसेंट ही नहीं दी थी, ये मुकर जाते हैं। ये पी को बोलते हैं कि है हमारी कंसेंट नहीं है, हमारे को जमीन वापस दे, तेरे पैसे वापस ले ले। अब बताइए क्या होगा। क्या कर सकते हो, पर पी को पता नहीं था इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, अब मैंने आपकी बात सुन ली, अब मैं बाकी भी सुन लो। हाँ जी, बाकी लोग, फिर तो फिर तो आपकी आवाज कट गई, हेलो। कोई भी कुछ भी बोलना चाहेगा। कोर्ट को अगर अथॉरिटी चेक करती होती है, कोर्ट क्या लेवल देखता है, करना पड़ेगा, ठीक है साहब, ठीक है। अब
अपने जब भी कोर्ट को जब भी चेक करना होता है कि पार्टनर्स के पास क्या पावर थी क्या पावर नहीं थी, कोर्ट क्या किस किस लेवल से चलती है। उसके बाद क्या यहाँ पर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है या एक्सप्रेस अथॉरिटी वाली कहीं बात है? ये हो गया ना एक्सप्रेस। कोर्ट इसी को देखे क्योंकि प्रिविलेज है ना, पहले इसको देखे, ये ना होता फिर कोर्ट इसको देखे। ये ना होता ना और फिर बोला जाता कि भैया ऐसा है, इसको इम्प्लाइड अथॉरिटी की कुछ भी बोल दो, इम्प्लाइड अथॉरिटी को पता था नहीं था छोड़ो, ऐसा भी बोल दिया जाता ना यार इसको नहीं पता था, इसको हाँ, फिर कस्टम मान लो कस्टम भी नहीं है तो भाई इसको ज्ञान नहीं है, ऐसा भी बोलो यार ये अनपढ़ है, इसको तो लॉ पता ही नहीं। सर अनपढ़ हो नहीं पता हो हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर मामला इम्प्लाइड अथॉरिटी का फंसेगा तब हम ये देखते हैं। जब पहले एक्सप्रेस अथॉरिटी की बात आ गई तब हम इसको देखेंगे ना। कानून कैसे चलता है, कोर्ट कैसे चेक करती है कि पार्टनर्स क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ये 3 लेवल है, पहले एक्सप्रेस फिर कस्टम फिर इम्प्लाइड। जब आपके पास ये है तब आप इस लेवल पे क्यों जाओगे, आप इस लेवल पे क्यों जाओगे? ये बात समझ आई? समझे इस बात को? हाँ जी, अब ध्यान दोगे दोबारा, सिंपल सा लॉजिक लगा के रखोगे, इलस्ट्रेशन दोबारा बोल रहा हूं, एक है थ्योरी अलग चलती है, इलस्ट्रेशन कभी भी थ्योरी के हिसाब से सॉल्व नहीं होता। इलस्ट्रेशन होता है जो जिसको कॉन्सेप्ट, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वे कोर्ट को अगर पावर चेक करना है तो कोर्ट ये 3 लेवल पे चेक करती है। अगर एक्सप्रेस है तो कोर्ट इम्प्लाइड वाले प्रावधान ही नहीं देखेगी ना, अगर कस्टम लग रहा है तो इम्प्लाइड वाले प्रावधान ही नहीं देखेगी। उसके बाद दूसरी बात कि साहब पार्टनर को पता था नहीं था, फिर वो हम देखेंगे। और यहां पर तो सीधी सी बात है कि भैया ये जो एक्सप्रेस अथॉरिटी है उसने बोल दिया कि साहब इसके बारे में पार्टनर को नहीं पता था। क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ध्यान देना, क्या बोल रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पार्टनर को नहीं पता था, सॉरी पी को नहीं पता, थर्ड पार्टी को नहीं पता था। सर भले ही नहीं पता था, पार्टनर्स को तो आपस में पता था। आज वो पार्टनर कैसे मुकर जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद? अब तो नहीं मुकर सकते हो आप। या तो पार्टनर ये बोलते कि कुछ भी ऐसा कि साहब ये जो हमारे बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था और पी ने ऐसा मान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट था, तब तो हम बोलते कि यार यहाँ पी गलत है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनर मुकर थोड़ी जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। चाहे पी को उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता था चाहे नहीं पता था, क्या फर्क पड़ता है उससे? ये कॉन्ट्रैक्ट आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा। कोई भी डाउट कुछ भी इस बात को लेकर? अब आप लोग एक काम करेंगे, दोबारा बोल रहा हूं, ये जो आपका अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि भाई जो अपने ने पिछली क्लास में लिखवाया कि भाई पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनर्स कब लायबल होता है, पार्टनर्स की अथॉरिटी कितने तरह की होती है, कोई भी थर्ड पार्टी फर्म को पार्टनर्स के पार्टनर्स के किए कार्य के लिए कोई भी थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर कब केस कर सकती है, तो हम उसमें बोलते हैं एक, या तो थर्ड पार्टी को ये पता हो कि भाई पार्टनर जो कर रहा है वो फर्म के बिहाफ पे कर रहा है, या फिर थर्ड पार्टी को ना पता हो कि पार्टनर जो काम कर रहा है वो फर्म की अथॉरिटी नहीं पता होगा, चाहे कैसे बोल दो। एक, या तो पार्टनर को ऐसा है कि भैया जो कर रहा है फर्म के बिहाफ पे कर रहा है, या फिर अगर फैक्ट ऐसे है ना कि भाई पार्टनर तो फर्म के खिलाफ जाके काम कर रहा था, तो थर्ड पार्टी को उसके बारे में अगर पता हो कि वो फर्म के खिलाफ जा रहा है तभी थर्ड पार्टी नहीं केस कर सकती। थर्ड पार्टी अगर खुद ही गुड फेथ में चल रही है कि हाँ यार जो ये कर रहा है ये कर सकता है, ये फर्म के लिए कर रहा है, या थर्ड पार्टी उस पर्सन को नहीं मान रही है, मान ही रही है कि सारी फर्म काम कर रही है, फिर थर्ड पार्टी पूरी फर्म पे केस कर सकती है। अब आप लोग एक काम करेंगे, जो आपको लिखवाया हुआ है ना, आप चाहे ये जो 2 पेज या जितने भी लिखवाए हुए इसको आप लोग समय देके एक बार पढ़िए, क्योंकि अथॉरिटी वाला जो टॉपिक है वो ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दूं कि यार 4 लाइन है और उसको ऐसे कर लो, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट और बिल्कुल नहीं प्रैक्टिकल टाइप जैसी सी बातें हैं, उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इसमें बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन वाले पॉइंट बोल रहा हूँ, आप इसमें बहुत ज्यादा कानून के ऊपर चिपके रहे कि ऐसा हो और वैसा हो, इसमें आपका जितना कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा ना, उसी बेस पे तभी आप इलस्ट्रेशन सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, लिखवाने वाला तो आज कुछ इतना है नहीं, गिनती की 4 लाइनें वो तो मैं कल भी लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, कल अपने फिर कोशिश करेंगे दोबारा इस टॉपिक पे बात करने की, ताकि आप में से वो लोग जिनका ये टॉपिक अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है अपने फिर इस पे बात कर सके। आप लोग बस इतना कर लेना कि जो आपको कल लिखवाया गया था, परसों सॉरी, परसों ना, परसों जो लिखवाया गया था आप उसको एक बार पढ़ना। ठीक है, लेक्चर हो तो दोबारा देखना, ताकि आप इस टॉपिक को क्लियर कर सको। सिर्फ कहने को हाँ हाँ सर आ गया, हाँ हाँ आ गया, और नहीं श्योर हो, कोई फायदा नहीं। क्योंकि एट द एंड जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आने के चांस है, वो अपने ने किया। पार्टनरशिप में से भी वही है। बस पार्टनरशिप में दिक्कत ये है कि पार्टनरशिप को एक आप उसको प्रैक्टिकली कनेक्ट, नॉर्मल जैसे प्रैक्टिकली जो चीजें चलती हैं वैसे आप कर लो, और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर करना, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ बस ठीक है, बेरेक्ट की कमी ये है कि बेरेक्ट में इन्होंने चीजें आधी लिखी हैं। तो इनको अगर ये पूरे एक बेसिक से स्टार्ट करके लिखते तो और अच्छी बात बनती, बट इन्होंने आधी लिखी है, तो वो चलो ठीक है, वो तो अपने कवर कर लेंगे, अपने खुद ही से लिख लेंगे उन चीजों को। ठीक है, तो आप लोग अब, हालांकि कल तो आपका संडे है, कल छुट्टी है आपकी, आप लोग इस चीज पे काम करना, अदरवाइज नुकसान होगा आपको। ठीक है, किसी को कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, ये एग्जाम्पल है ना, ये कर लेना, ये एग्जाम्पल जो आज करवाए ये कर लेना, रिकॉर्डेड क्लास देख के एग्जाम्पल करना। ठीक है, इतने एग्जाम्पल बहुत है, मतलब एक बार तो इतने ही करने की कोशिश करना ना। लेक्चर्स देख लो, बेटर रहेगा। पीडीएफ तो चलो इसकी मिल जाती है, बट लेक्चर ले लो तो थोड़ा समझ आ जाएगा आपको, है ना। लेक्चर्स ज्यादा बेटर रहेंगे, नोट्स तो चलो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर लेक्चर्स, नोट्स आपके वैसे अपलोडेड हैं बेसिक नोट्स तो, बट लेक्चर्स कर लेना बेटर रहेगा। किसी का कोई भी सवाल कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। अब क्लास अपनी तरफ से खत्म है, मैं वेट कर रहा हूँ, 1 बजे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आज, वही गवर्नर वाला जो वो था ना, जो थोड़ा कल लाइट चली गई बीच में, क्या नाम था वो टॉपिक, टॉपिक क्या था गवर्नर वाला, ऑर्डिनेंस, यस अध्यादेश, हाँ ऑर्डिनेंस वाला ना, ऑर्डिनेंस वाला आज फिर पढ़ेंगे। किसी का कोई भी सवाल है कुछ, जी वेलकम, किसी का कोई भी सवाल है तो पूछ लो। हाँ जी। वाई, हाँ कंपनी है। ठीक है साहब। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है साहब। ठीक है। हाँ। अच्छा, एग्जीक्यूशन के टाइम पे कैसे पार्टी बनाया उसने। हाँ। 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 हाँ।
जैसी दे दी। ठीक है, देखो। हाँ 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 टू ईयर। हाँ। हम्म। ठीक है, वही मैं आपसे पूछूंगा, इन्होंने जब एग्जीक्यूशन के अंदर इस पर्सन को पार्टी बनाया तो इन्होंने क्या ग्राउंड रखे हैं कि भैया इसको पार्टी बनाने के क्या ग्राउंड है? ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। वो ठीक है। अब उसके अंदर इन्होंने एग्जीक्यूशन के अंदर हो सकता है, अब इन्होंने एग्जीक्यूशन में क्या ग्राउंड रखे? एग्जीक्यूशन में ग्राउंड इज लाइक कि साहब इसका एक्टिव रोल रहा है, इसने जो भी नहीं केस को अंदर जितना भी केस को एग्जीक्यूशन के अंदर या फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनको बचाने के अंदर इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अच्छा, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो? अच्छा, इन्होंने इन्होंने अपने लेवल पे सब कुछ रखा, आगे कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ हाँ हाँ। वो तो समझ गया मैं, वो तो ठीक है, वो तो ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो एम्प्लॉई है ये इनको डायरेक्टर्स वगैरह को मतलब एज एन एजेंट उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो बंदा इनको बचाने में और इस चीजों में एक्टिव रोल प्ले कर रहा था। सेम लाइक ले तो सेम लाइक गारंटर वाली बात। अब जो उनका जो ग्राउंड है ना कि भाई इसका एक्टिव रोल था, इसने कंपनी को आगे इन्फॉर्म नहीं किया, जो भी ये पूरा इतना मामला बना, ये मेन जो बंदा है उसमें ये भी इन्वॉल्व है, सेम लाइक ऐसा। अब उसके अंदर क्या है, हो सकता है डायरेक्टर्स ने अपने आप को बचाने के लिए इसके ऊपर सब कुछ डाल दिया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर डाल दिया। अब इसके अंदर ये है कि भाई या तो ये जो ग्राउंड्स है ना जिसके अंदर इसको एग्जीक्यूशन की पार्टी बनाया गया है, अगर आप उस ग्राउंड को रिबर्ट करो ना कि भाई इसने एक एक चीज इन्फॉर्म की है, अब वो कैसे रिबर्ट करें वो अपने को देखना पड़ेगा। भाई इसने एक एक चीज इन्फॉर्म की है, जो भी जितना भी हो सकता है डायरेक्टर्स को लेकर, नंबर वन। नंबर टू, भाई इसका कोई भी एक्टिव रोल नहीं रहा, अब वो चीजें आपको फैक्ट पे चलानी पड़ेगी। हम्म हम्म हाँ, हम्म हाँ, वही मैं अपने तो इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे आप जो लॉ पॉइंट कह रहे हैं एक, और दूसरा जो आप फैक्ट अगर ला पाए, कोई ऐसे फैक्ट जिसके अंदर ये सिर्फ ये रहे कि भाई ये एम्प्लॉय रहा है, इसने अपनी तरफ से कुछ ऐसा कि भाई नहीं कि कोई उनको बचाया हो
या फिर उनको फाल नहीं, लाइक उनको बहुत ज्यादा कुछ भी एडवांटेज या ऐसा कुछ किया हो। इसने तो एज ए एम्प्लॉय जो बनता था, जो इन्फॉर्म करना, जो बेसिक इसकी ड्यूटीज थी, वो इसने इसने अपनी एंड में कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी या किसी भी तरह का कुछ इसने गलत नहीं किया है। अगर आप उन फैक्ट्स को एक प्रूव कर दें, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लॉ पे, और ये रिलीफ आपको सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। वो अंडर ट्रायल है ना, वही तो बात है, उसको भी अंडर ट्रायल है। यहाँ पर एक्चुअली में पता है क्या है, आप हाई कोर्ट में गए थे ना। हम्म। यार ये सब चीजें पता है क्या है, ये जो स्टेट का ये सब, ये लोग इन चीजों में बड़े बड़े बहुत वैसे थे कि नहीं कि ठीक है अंदर ही रखो ये सब। इन चीजों में क्या है, जुडिशरी फिर भी कुछ हद तक ठीक है। वो फिर भी इन चीजों को मान सकती है कि भाई हाई बेल वगैरह के अंदर, कि नहीं यार ऐसा थोड़ी है कि आप अंदर ही रखे रखोगे उसको, अगर वो कुछ कर नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस चीज को लेकर अपने को really- वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने खुद बोला कि भाई अनलेस एंड अनटिल, ये वो जो अनलेस एंड अनटिल है ना, इसी को अपने प्रूव करना पड़ेगा साहब। ये अनलेस एंड अनटिल वाला केस इसमें नहीं लग रहा है, इसके अंदर आपको फैक्ट्स लाने पड़ेंगे। साहब ऐसा है कि कंपनी के एम्प्लॉय को लायबल ऐसे किया जा सकता है, अगर वो खुद चाहे सिर्फ एम्प्लॉय है, अगर वो उनके साथ इन्वॉल्व रहा है, चाहे आप उसको एक तरह से पार्टिसिपेटर बोल सकते हैं, इन्वॉल्व रहा है, तो अगर जो भी जुडिशरी है आपके केस में, ट्रिब्यूनल है, अगर उनको लगता है, तो ये होता है कि भाई क्योंकि ये काफी हद तक इन्वॉल्व रहा है, इसका काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, तो इसको भी जितना जितना हो सके इसको भी अंदर रखो कहीं ना कहीं, जितनी लाइबिलिटी इसकी बननी चाहिए इसकी बनाओ। एम्प्लॉय को वो सिर्फ तभी छोड़ते हैं जब अगला बोलता है कि साहब हम तो सिर्फ एम्प्लॉय हैं। जैसे कि संजीवनी वाला केस आपको याद है, संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, पता है राजस्थान के अंदर संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप इसको देखना, हो सकता है आपके काम आ जाए। संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक लाइक जैसे नहीं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वैसा सा ये खुला था। जिसमें हुआ क्या था, वो जो जितने भी एम्प्लॉयज थे इनको नहीं पता था, इनको सीधा सा ऊपर से डायरेक्शन आती थी कि आप एफडीज खोलो। ज्यादातर ये लोग इसी में ध्यान देते थे, एफडीज खोलो, आरडी खोलो। तो जैसे मान लो वो मेरे पास आ गए, मेरे को बोल दिया कि भाई स्कीम आई हुई है, आप अगर 1 लाख रुपए की एफडी खोलते हो हम आपको 7 हजार रुपए का मोबाइल गिफ्ट करेंगे, या आपको 7 हजार रुपए का गोल्ड कॉइन गिफ्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी। आदमी को लगता है यार लाख रुपए अभी दे रहा हूँ, 7 हजार रुपए तो अभी आ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कितना है जी, किसी को 8% दे रहे हैं, किसी को 10% दे रहे हैं, किसी को 12% दे रहे हैं। मुझे को लगता है तो बैंक से भी ज्यादा दे रहे हैं। लोगों ने पैसे जमा कराए, हालांकि लोगों ने पैसे किसके गुड फेथ पे जमा कराए, एम्प्लॉय के। उन्होंने क्या किया, जहां भी उन्होंने बैंक जो भी ब्रांच खोली, बैंक तो क्या था कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जहां भी उन्होंने ब्रांच खोली वहां के एम्प्लॉय लोग पकड़े, जो एम्प्लॉय जो रखे। और एम्प्लॉय किनको रखा, वो लोग जिनकी एक अच्छी इमेज की जाएगी, नहीं जो मार्केट में उनको सैलरी सैलरी अच्छी दे रहे थे वो लोग। रीजन भी कि उनका पहले दिन से ही ऐसा कुछ था, सैलरी अच्छी दे रहे थे, जो जिनका इमेज अच्छी है, जो बहुत ही डिसेंट लोग हैं, उनको इन्होंने एम्प्लॉय रखा। चाहे वो कहीं से भी ये लाए, और लाए सब लोकल। मान लो मैंने उस पैसे दिए, मैंने किस बेस पे दिए, मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन को दिए। इस केस को जैसे ही वो लोग मतलब रातों रात भागे थे, देवर लाइक कि भाई उन्होंने कुछ टाइम तो क्या, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा 2-3 महीने ऐसे ही, बस मान लो कि हार्डली 15 या 20 दिन में सब कुछ हुआ था। उन्होंने कोई स्टाफ की सैलरी आती थी, स्टाफ की सैलरी नहीं है, स्टाफ जब उनकी सैलरी नहीं है उनको लगा कि यार सैलरी कैसे नहीं है, हर बार तो आती है। फिर जब उनके पास एक तरह से ये आया कि भाई जो भी आपकी ब्रांचेस में पैसा पड़ा है, वो पैसा आप जो इतना सिस्टम है ना भाई यहाँ भेजना है वो करना है, तब स्टाफ को लगा कि भाई कोई गड़बड़ है। स्टाफ जितना भी था उन्होंने, भाई यहाँ का मैं स्टाफ बता सकता हूँ, सूरतगढ़ का, पीलीबंगा का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो सबस कह दिया भैया हम यहाँ से कुछ नहीं भेजेंगे। इन्होंने तुरंत जो एक आधे जो भी कस्टमर थे, जो जिनको जो ज्यादा, उनको स्पष्ट बात बता दी भैया ऐसा ऐसा कुछ दिक्कत है या कुछ हो सकता है, आप लोग अपना पैसा जो है वो ले जाओ।
जब कस्टमर पैसा लेने आया तब बात पता लगी। अब उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये हुआ कि जो जो लोग थे, किसी ने एम्प्लॉय पे केस किया, किसी ने किसके ऊपर केस किया, किसी ने किसके ऊपर। अब वहां ये हुआ था कि ऐसे वो सभी लोग जितने भी एम्प्लॉय थे जिनका था कि साहब हमने कोई पर्सनल कोई गारंटी नहीं दी है, हम अगर गए तो हमने ये बोला कि साहब ये स्कीम है, ये ऐसे करके ये ऐसे करके, हमने किसी को ये नहीं बोला कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देंगे, कुछ होगा तो हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ एम्प्लॉयज ऐसे थे जिन्होंने क्या कर दिया कि अरे हम कह रहे हैं आप खाता खोल दो, हम गारंटी देते हैं। वो पार्टी बने, एम्प्लॉय बोल दो या मैनेजर टाइप जो लोग, वो पार्टी बने। जिन कस्टमर्स ने कहा कि ये देख लो फोन रिकॉर्डिंग बोल दो, या कई कस्टमर क्या कोई तेज होते हैं वो राइटिंग में ले लेते हैं, वो पार्टी बने। वो आज भी वो पार्टी बने, उन पे आज भी केस चल रहा है कि भैया ये लोग एक्टिवली रोल थे। और जो एम्प्लॉय ने कहा था भैया हमारा कुछ नहीं, हम तो कोई होता था जाते थे, अगला खोलता था तो ठीक है, नहीं खोलता था तो ठीक है। ये आता है इसके अंदर। सिर्फ एम्प्लॉय होने के बेस पे आप ये बोल दो कि भैया पार्टी के साथ केस के कंपनी के साथ वो लायबल नहीं हो सकते। डिपेंड करता है वो कितना एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, क्या कंपनी ने जो भी फ्रॉड एक्टिविटी की है उसके अंदर उनका पार्टिसिपेशन कुछ रहा है या नहीं रहा है। अगर आप ये फैक्ट प्रूव कर सकते हो तब आपके लिए चीजें बेनिफिट रहेंगे। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है ना, उस वो किस ग्राउंड पे चल रहा है, वो इस ग्राउंड पे चल रहा है कि भाई इसने कोई कंपनी को बचाने के लिए इसने कोई मिसयूज किया है, इसने कोई फ्रॉड एक्टिविटी की है सो दैट कंपनी बच जाए। उस पॉइंट को अपने को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसने अगर एग्जीक्यूशन के अंदर अगर पार्टी बनाया तो उसने कुछ ना कुछ ग्राउंड बनाया होगा कि साहब इसको भी पार्टी बनाओ, क्यों बनाओ। अब वो क्यों के अंदर उसने ऑब्वियस है कोई ऐसा तो नहीं कहा होगा कि सर इसने जो भी किया गुड फेथ में किया, गुड फेथ में किया फिर तो लाइबिलिटी बनती है, एज एन एम्प्लॉय क्या है। कुछ ना कुछ उसने ऐसा लिखा ही होगा ना कि भाई इसने जो भी किया वो फ्रॉड इंटेंशन, गलत इरादे से, या इसने जानबूझ के कंपनी को बचाया सो दैट मेरा नुकसान हो, कुछ भी ऐसा जो एज पर लॉ गलत बनता था, उसको अपने को डिस्प्रूव करना पड़ेगा। हम्म, बिल्कुल रहती। नहीं देखते, नहीं देखते। देखो ट्रिब्यूनल जो ये फोरम्स है ना, ये जितने भी फोरम्स हैं, इनका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि भैया कस्टमर को इसमें रिलीफ दे दो। और दूसरी बात ये होती है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे संजीवनी वाला केस है, उस संजीवनी के अंदर जो भी फंसे हुए हैं ना अभी तक, वो सब यही है जो एम्प्लॉय टाइप सिस्टम। जो मेन लोग थे उनका तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उनका अभी तक। ये जो फोरम है ये ऐसे ही चलते हैं। होगा कब, जब मामला हाई कोर्ट में जाए, जिस दिन हाई कोर्ट, अब अभी तक मामला हाई कोर्ट में शायद अब गया है, ऐसा कुछ है। जिस दिन मामला हाई कोर्ट में चला, अगर वहां एक्टिवली चलने लग गया ना, उस दिन ये लोग डरते हैं। रीजन भी जुडिशरी का थोड़ा है, ये फोरम वोरम ट्रिब्यूनल विब्यूनल कुछ नहीं करते। ये लोग पहले से ही नहीं थोड़ा रखते हैं कि कंज्यूमर के बेस पे, जैसे कंज्यूमर वाला तो कंज्यूमर के फेवर में ये सब रखते हैं। इस केस के अंदर आपको या तो फैक्ट पे ही डिस्प्रूव करना पड़ेगा चीजों को, और मान के चलो आपको फोरम या इस लेवल पे रिलीफ मिल जाए तो चांसेस कम ही है, क्योंकि आप खुद ही जैसे जानते ही हो कि भाई ये लोग तो वैसे ही कंज्यूमर उसमें रहते हैं, और ये लोग ऐसे ही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो रिलीफ दिलाया जाए कंज्यूमर को कैसे ना कैसे। तो ये है, आपको रिलीफ मिलेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहीं से मिलेगा। पहली बात तो हाई कोर्ट से मिल जाए, अगर आप हाई कोर्ट में नहीं गए हो तो वहां जाओगे तो मिल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट फिर भी आपको रिलीफ दे देगा। रीजन बीइंग इज, अगर वहां पर आप फैक्ट्स को बेस पे, वहां पर आप लॉ के बेस पे चलते हो, तो सुप्रीम कोर्ट फिर भी रिलीफ दे देगा। ये लोग नहीं देते हैं फॉरम वॉरम, ये लोग थोड़े हैं ऐसे, जैसे सेम लाइक लोअर जुडिशरी है। लोअर जुडिशरी को सब दिख रहा होता है कि यार इसमें तो बेल है, ये आज जाएगा हाई कोर्ट, तुरंत बेल ले आएगा, पर लोअर जुडिशरी फिर भी नहीं देती। वकील को बकायदा क्या कि डिसमिस करते कि वकील साहब मैं डिसमिस कर रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सारी सही है। तो वकील को बताना पड़ता है ना कि भाई, वकील भी बोला सर डिसमिस कर रहे हो ग्राउंड, आपकी बात बिल्कुल सही है, तो वकील साहब हमारी भी सिचुएशन समझो, मैं डिसमिस कर रहा हूँ, आप कल ही चले जाओ हाई कोर्ट, आपको कल ही बेल मिल जाएगी, आपके ग्राउंड बिल्कुल सही है। वो ये हालात है फोरम का कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जो रिलीफ लानी है वो एट द एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसे, ये मामला बनता है।
डिसिप्लिनरी नहीं यार, पता है क्या है, हिम्मत नहीं पड़ती इन लोगों की। हालांकि हाई कोर्ट ने कितनी बार इनको डायरेक्शन इशू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक ने डायरेक्शन इशू कर दिया कि भाई अगर आप बहुत क्लियर हो ना, इस आप बेल बनती है तो दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप बेल दे दो, आप कंडीशनल बेल दे दो। अगर सामने वाली पार्टी, अगर अगर आप कुछ गलत बेल, सामने वाली पार्टी अपील में चली जाएगी, हमारे पास आ जाएगी, हम कैंसिल कर देंगे बेल। पर वही है ना, लोअर जुडिशरी की हिम्मत नहीं पड़ती है। वो शुरू से क्या है, वो शुरू से जैसे नहीं, जहां भी मान लो ट्रेनिंग में जाते हैं, जिसके जिसके भी अंडर, वो स्पष्ट बोल रहे हैं भैया बेल में हाथ मत लगाना। वो ऐसे उनको पहले से डरा के रखता है, बेल में हाथ मत लगाना, बेल आए हाथ मत लगाना। अब वाले तो फिर भी थोड़े हिम्मती हैं। अब जो नए नए जजेस आ रहे हैं वो फिर भी नए नए, मतलब इन द सेंसेस कुछ जो लोग मैच्योर जो नए बन रहे हैं, वो लोग फिर भी हिम्मती हैं। वो लोग फिर भी लॉ, जैसे आप मान लो आप जैसे हो कि भाई लॉ, वो लोग क्या है, इतना लॉ को इतना स्ट्रॉन्ग ले आते हैं, बेल देते टाइम इतना स्ट्रॉन्ग लॉ पॉइंट रख देते हैं कि उनको होता है यार अगर डिसमिस भी हो जाएगी तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, वही सेम आप वाली बात है भाई, फॉरम में क्या ये सब चीजें अभी चल रही है, कंज्यूमर के फेवर में चलता है। वही है, मतलब वही ना, एक जो सेट प्रैक्टिस है, इसको बदलाने, ये जो सेट प्रैक्टिस को बदलाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए। हम्म। हम्म।